Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good, fine, and healthy at your places. I am Meena Ma'am, SST teacher. Today we will discuss Chapter 2 History, Socialism in Europe, and the Russian Revolution. Now let's start. Topic: Liberals, Radicals, and Conservatives. बेटा, कल हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, द एज ऑफ सोशल चेंज। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स जो उदारवादी थे, रेडिकल्स थे एंड कंजर्वेटिव्स थे जो रूढ़िवादी थे वो। तो यूरोप के अंदर उस टाइम 3 ग्रुप्स समाज के अंदर थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिबरल्स के बारे में रीड करेंगे। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। Liberals wanted a nation which tolerated all religions. We should remember that at this time, European states usually discriminated in favor of one religion or another. Example: Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the Catholic Church. Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. They wanted to safeguard the rights of individuals against governments. They argued for a representative elected parliamentary government subject to law, interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rules and officials. However, they were not Democrats. They did not believe in universal adult franchise, that is, the right of every citizen to vote. They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इन्होंने लिबरल्स के बारे में बताया है कि लिबरल्स चाहते क्या थे, वो कैसे लोग थे। तो जो लिबरल्स थे वो लोग जो समाज में चेंज लाना चाहते थे, टू चेंज सोसाइटी, जो समाज के अंदर चेंज लाना चाहते थे। वे चाहते थे, दे वांटेड, सोसाइटी में हर एक धर्म के लोग, एवरी रिलीजियस, मिलजुल कर रहें। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव न हो। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी डायनेस्टी रूलर उन पर राज करे, कोई भी राजा उनके ऊपर राज करे, अधिकार शो करे। वे चाहते थे कि गवर्नमेंट ऐसी हो जिसे लोगों के द्वारा चुना गया हो, लोगों के द्वारा बनाई गई हो। गवर्नमेंट वो काम करे, लिबरल्स का मानना था कि गवर्नमेंट वो सब कार्य करे जिससे लोगों का भला हो। यूरोप के अंदर उस टाइम पीरियड में किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, जबकि ऑस्ट्रिया, स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। बट एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसी थिंग थी
जो लिबरल्स नहीं चाहते थे कि हर व्यक्ति को, एवरी पर्सन, वोट डाले। वे चाहते थे कि ओनली मैन कैन वोट, और वो भी जिनके पास, आदमी भी, मैन भी वही वोट डाले जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास प्रॉपर्टी हो। इसके अलावा किसी के पास वोट डालने का अधिकार न हो। इनफैक्ट वोमेन्स को तो वोट डालने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन कॉन्ट्रास्ट, radicals wanted a nation in which government was based on a maturity of a country population. इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे, ऐसी सरकार चाहते थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। मैनी सपोर्टेड वोमेन्स सुफ्रीगेट मूवमेंट्स। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। अनलाइक लिबरल्स, इसके विपरीत उदारवादी, दे opposed the privileges of great land owners and wealthy factory owners। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और जो बड़े बड़े उद्योगपति थे को प्राप्त किसी भी तरह के जो भी उनको प्रिविलेज, जो भी विशेष अधिकार प्राप्त थे, उनके खिलाफ थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द existence of private property but disliked concentration of property in the hands of a few। वे नहीं चाहते थे, रेडिकल्स नहीं चाहते थे कि निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति हो, वे ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। Conservatives, next paragraph. Conservatives were opposed to radicals and liberals। जो रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव्स थे, वो रेडिकल और लिबरल्स के बिल्कुल अपोजिट थे, उनके विपरीत थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद, however, even conservatives have opened their mind to the need for change। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनका भी दिमाग चेंज चाहता था, रूढ़िवादी की सोच में भी, उनकी थिंकिंग में भी बदलाव आने लगे थे। अर्लियर, पुराने समय में, इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, कंजर्वेटिव्स हैड बिन जर्नली opposed to the ideas of change। रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध कर रहे थे। By the 19th century, 19वीं सदी तक आते आते, they accepted that some change was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process। परंतु 19वीं सदी के आते आते वो लोग भी चेंज, उनको भी नीड ज़रूर महसूस हुई, उनको परिवर्तन आवश्यक हो गया, परंतु वो क्या चाहते थे कि बदलाव तो हो, लेकिन कैसे हो, बहुत ही धीरे धीरे हो, उसकी प्रोसेस जो है वो बिल्कुल स्लो रहनी चाहिए। सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोसाइटल चेंज clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution। फ्रांसीसी क्रांति के बाद
हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान जो भी सोशल चेंजेस थे, सामाजिक परिवर्तन पर विचारों के बीच काफ़ी टकराव पैदा हो गए। द वेरियस attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies। तो जो 19th सेंचुरी आई, 19वीं सदी में क्रांति जो रेवोल्यूशन था और जो नेशनलिज्म था, उनमें डिफरेंट कोशिशें की गई कि जो राजनीतिक सीमाएं हैं, जो भी उनकी संभावनाएं हैं, जो भी लिमिट्स हैं, जो भी पोटेंशियल हैं, संभावी हैं, उनको स्पष्ट कर दिया जाए, उनको डिफाइन कर दिया जाए। तो बेटा अब हमने इसमें लिबरल्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया, रेडिकल के बारे में भी कर लिया और कंजर्वेटिव्स के बारे में भी कर लिया। तो हमें इसमें पता चल गया अब कि लिबरल्स क्या चाहते थे, रेडिकल क्या चाहते थे और कंजर्वेटिव क्या चाहते थे। तो लिबरल्स जो उदारवादी थे वो समाज के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट को चाहते थे कि जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि जो भी प्रत्येक व्यक्ति है वो वोटिंग करे। केवल वो चाहते थे कि मैन वोटिंग करें, ओनली मैन। लेकिन मैन भी कौन से? वो जिनके पास प्रॉपर्टी है। इसके विपरीत जो रेडिकल थे वो लोग क्या चाहते थे कि जो भी संपत्ति है वो निजी संपत्ति के तो विरोध में नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो निजी जो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो एक व्यक्ति की ना होके वो जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त हो। लेकिन वो उनके जो जमींदारों को और जो लैंड लॉर्ड थे, लैंड के ओनर थे, उनको जो भी विशेष अधिकार प्राप्त थे वो उनके विरुद्ध थे, उनके खिलाफ थे। फिर थर्ड आ गए जो कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स एक ऐसा ग्रुप था जो रूढ़िवादी था, जिनकी थिंकिंग थी वो अर्लियर पीरियड की थी, पहले वाले टाइम की थी। लेकिन अब 19th सेंचुरी में आने के बाद यूरोप के अंदर जितने बदलाव हुए, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उससे उनका इफेक्ट उनके ऊपर भी देखने को हुआ। और वो भी चाहते थे कि धीरे धीरे जो समाज है उसमें चेंज होना चाहिए, लेकिन वो चेंज एकदम से नहीं चाहते थे। वो स्पीडली कोई चेंज नहीं चाहते थे, वो स्लोली चेंज चाहते थे। चेंज तो वो चाहते थे, परिवर्तन तो वो चाह रहे थे, लेकिन कैसे हो परिवर्तन? धीरे धीरे हो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। These political trends were sign of a new time. It was a time of profound social and economic changes. तो जो राजनीतिक रुझान का एक नया युग आया, एक नया स्रोत सामने आया। It was a time of profound social and economic change। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो सोशल भी चेंज हुए और इकोनॉमी भी हुए, आर्थिक भी बदलाव देखने को मिले हमें और सामाजिक भी। इट वॉज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप्ड, रेलवे एक्सपेंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यूर्ड। तो इस टाइम पीरियड में ये एक ऐसा समय आ चुका था जिस टाइम न्यू सिटीज, नई शहर बनने लगे थे, नए शहर बस गए थे, एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप, और नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे, और रेलवे का भी विस्तार हो रहा था, फैल रहा था, एक्सपेंडेड हो रहा था, और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रोट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमी, बच्चों सबको कारखाने में ला दिया था, सब फैक्ट्रीज के अंदर आते थे। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग,
जो काम के जो टाइम पीरियड था, जो घंटे थे, वो बहुत ही लंबे थे। एंड वेजेस वर पुअर, और जो उनकी मजदूरी थी, जो उनको पैसे मिलते थे, वो बहुत ही कम थे। बहुत ही कम मात्रा में उनको पैसे दिए जाते थे और बहुत ज़्यादा आवर उनसे काम करवाया जाता था। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, और जो बेरोजगारी थी वो एक सामान्य बात बन गई थी, एक सामान्य समस्या बन गई थी। पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ ला डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, और जो औद्योगिक वस्तुओं की मांग में क्या आ गई थी, डिमांड में, उनके में कमी आ गई थी, और जिससे क्या बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली, तो जो शहर थे वो तेज़ी से बस रहे थे, फैल रहे थे, इसीलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही थी, तो जो भी मकान वगैरह थे और उनकी साफ़ सफाई का वो कार्य मुश्किल से होता जा रहा था, मुश्किल बन रही थी और समस्याएं आ रही थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दिस इश्यूज, उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का सॉल्यूशन खोजने के लिए कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि इन समस्याओं से कैसा बचा जाए, समाज के अंदर कैसे इक्वलिटी लाई जाए। तो बेटा, आज हम चैप्टर का ये पॉइंट यहीं समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक, इसी टॉपिक को आगे करेंगे। आप इससे जितने भी आपके क्वेश्चंस निकल रहे हैं, जो भी वर्ड आए हैं, उनको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में डिफाइन करना और क्वेश्चन आंसर को राइट करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।